नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर बैठक की है और प्रभारी मंत्रियों को जिले में रहने के आदेश दिए हैं। उपचुनाव यानी जो उपचुनाव है उसे पूरा होने तक प्रभारी मंत्री जिले में ही मौजूद रहेंगे और सभी मंत्री हर विधानसभा में कैंप करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम बनेगा और सीएम योगी सभी सीटों पर 2-2 रैलियां करेंगे। तो फॉर्मूला सेट हो चुका है, रणनीति बन चुकी है, मंथन लगातार किया जा रहा है, समीक्षाएं लगातार की जा रही हैं, टारगेट सेट किए जा रहे हैं, मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं, कौन कहां कितनी रैली करेगा, कौन कितने दिन कौन से इलाके में रहेगा और कैसे उस सीट को जिताएगा, ये सारी जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी जा रही हैं। तो उपचुनाव को लेके जो फिलहाल 9 सीटों पे उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटों पे होना है, उसे लेके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। विधानसभा में मंत्री कैंप करेंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में वॉर रूम भी बनेगा, वहां से नजर रखी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी 8 और कांग्रेस 2 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। उधर भी फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट दी है समाजवादी पार्टी ने। इधर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। तो मुख्यमंत्री आवास पे आज बीजेपी के उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक हुई, जिसमें जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। हमारे सहयोगी ने मंत्री जेपीएस राठौर से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ समीक्षा की। और इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ चर्चा की। चर्चा अलग अलग विषयों को लेकर थी, जिसमें किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में बेहतर परफॉर्म किया जाए। उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी मंत्री हैं, जो उन्होंने फीडबैक दिया, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की। और इस चर्चा के बाद बहुत सारे दिशा निर्देश भी उत्तर प्रदेश के इन मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। और इन निर्देशों में स्पष्ट तौर पर कैसे उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म किया जा सके, कैसे चीजें आगे बढ़ाई जा सके, इन बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों को निर्देशित किया है। और इस दिशा निर्देश के जरिए उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म हो पाए इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर जिन पर उपचुनाव घोषित हो चुका है, इन बहुत सारे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रियों के साथ चर्चा की है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक से निकल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर हमको सबको निर्देश दिया है कि विभाजन करें, किस कार्यकर्ता वहां लगना, क्या करना है, तो इसके बारे में विस्तृत योजना, उसके निर्देश उन्होंने दिया है। तो वो हम सब लोग उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के वातावरण बना हुआ है, हम सभी की सभी सीटें जीतेंगे। सपा ने 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं, बीजेपी की बाकी नहीं। तो अभी चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी तो आखिर में करती बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे विचार मंथन में थोड़ा समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी समय से प्रत्याशी घोषित कर देगी। हरियाणा में जातिगत वर्गीकरण को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। डिप्टी सीएम ने उसका समर्थन भी किया है। देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर जो परिस्थिति होगी सामाजिक, उस हिसाब से वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया होगा और मुझे लगता है जो निर्णय उन्होंने किया होगा वो सही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कोई निर्देश दिया? नहीं, इस बारे में कोई चर्चा, यहाँ सांगठनिक बैठक थी, इसमें कोई कानून व्यवस्था को लेकर तो अधिकारियों के साथ बैठक होती। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश की। धन्यवाद। ये है उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की। 2 घंटे तक समीक्षा चली, किस तरीके से संगठन किस व्यक्ति को कहां तैनात किया जाएगा और किस व्यक्ति की भूमिका क्या होगी, क्योंकि अब उपचुनाव घोषित हो चुका है और प्रत्याशियों की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी जल्द ही कर देगी। और इस जरिए से बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर पाए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के प्रभारी मंत्रियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निश्चित तौर पर ये 2 घंटे का मंथन उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है।
तो इस बैठक पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए बैठक की गई और प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बैठक की गई। ब्रजेश पाठक ने कहा, यानी उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे और कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर मंथन किया गया। तो प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बैठक की गई। ब्रजेश पाठक ने अपनी प्रतिक्रिया में इस बात का जिक्र किया। से लगा प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया है और हम सब उत्तर प्रदेश की जनता के मनोभाव के अनुकूल प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 2017 से लगातार उत्तर प्रदेश देश के पैमाने पर अग्रणी राज्य के रूप में तेजी के साथ उभर रहा है। प्रदेश के और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का भी बयान आया कि सभी 9 सीटों पे पूरी तैयारी है। इस बात का जिक्र उन्होंने किया और पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि सभी सीटों पे तैयारी है, जीतेंगे, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। पूरी तैयारी है पार्टी की और पूरी ताकत के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और 9 की 9 घोषित हुई हैं। अभी 10वीं भी घोषित होगी। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। पूरी तैयारी है पार्टी की और पूरी ताकत के साथ मुख्य। और लखनऊ से हमारी संवाददाता वर्षा इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। वर्षा, इस बैठक में चूंकि आगे चुनाव को लेके मंथन हुआ, विकास को लेके हुआ, क्या जानकारी और आगे उपचुनाव को लेकर कितनी तैयार, क्या फॉर्मूला सेट हुआ भारतीय जनता पार्टी का? बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिए गए जो आने वाले उपचुनाव में उस 9 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जिस तरीके से प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उनको निर्देश दिया गया है कि साफ तौर पे कि आपको फील्ड पर होना होगा। जहां जहां आप प्रभारी बनाए गए हैं वहां पर रहकर आपको लोगों के घर घर जाना होगा, लोगों को संदेश देना होगा, साथ ही साथ सक्रिय कार्यकर्ता बनाने होंगे। जो आपके सक्रिय कार्यकर्ता है उनको जागरूक करना होगा कि आखिर किस तरीके से चुनाव लड़ा जा सके। उसके साथ ही साथ 9 सीटों पर किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा हो सकती हैं, कितनी रैलियां की जा सकती हैं, कैसे कार्यकर्ताओं को समझाया जा सकता है, एक बड़ा संदेश दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। ये सभी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को दिया गया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार कर ली गई है और लगातार ये देखा जा रहा है कि अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार प्रभारी मंत्रियों के साथ जो बैठकें कर रहे हैं उसमें जो निर्देश दे रहे हैं वो 9 सीटों पर आखिर तौर पर जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने क्या काम किए थे अभी और किस तरीके से वो प्रभारी क्षेत्र में रहे और किस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा और कैसे कर गए थे। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही है, जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रहते हैं और लगातार दिशा निर्देश भी देते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि आप जिस जगह के प्रभारी बनाए गए हैं वहां आप घर घर जाइए। जैसे प्रभारी मंत्रियों को उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आप जिस प्रभारी क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए उस उनके घरों में जाइए। 3 से 4 घरों में आप लगातार 3 से 4 दिन जाइए, वहां पर लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और बताइए कि क्या संदेश बीजेपी का है, किस तरीके से उपचुनाव में जीत हासिल हो सकती है, कैसे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना है अपने। क्योंकि जो जिले के कार्यकर्ता है, कभी कभी बताया जाता था कि बीजेपी की कार्यकर्ता नाराज भी हो जाते थे कुछ सब चीजों की वजह से। उसमें प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई कार्यकर्ता नाराज ना हो सके, कोई कार्यकर्ता बाहर ना जा सके, कोई कार्यकर्ता ऐसी कोई गतिविधि ना कर सके जिससे बीजेपी के ऊपर लांछन लगे। तो इन सब चीजों को लेकर बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक है वर्षा, थोड़ी सी दिक्कत भी है। अभी मैं आपके पास दोबारा आता हूं। इस बीच एक बड़ी अपडेट और चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां उपचुनाव से जुड़ी एक और अपडेट आ रही है जिसमें चूंकि हर दल अपनी तैयारियां कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर बीएसपी। चूंकि बसपा ने भी करहल सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, अवनीश कुमार शाके को करहल सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो बीएसपी ने भी करहल के चुनावी रण में अपने उम्मीदवार उतार दिया है। तो चाहे समाजवादी पार्टी हो
भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या फिर बीएसपी, हर दल की अपनी अलग रणनीति, तैयारी और टारगेट सेट किए जा रहे हैं। अब यहां करहल सीट, वहां से बसपा ने भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो अवनीश कुमार चाके को करहल सीट से बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है। यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। हॉट सीट में से एक करहल की यह सीट। तो वर्षा, अब चूंकि सबकी अपनी तैयारियां, बीएसपी ने भी करहल से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आने वाले उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, उसी को लेकर अब करहल सीट से बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। और ये साफ तौर से देखा जा रहा है कि बीएसपी हो या सपा हो या बीजेपी हो, ये सबकी रणनीति साफ हो चुकी है कि आने वाले उपचुनाव को किस तरीके से जीता जा सकेगा। और ये रणनीति साफ तौर पर, देखिए, मायावती ने जिस तरीके से करहल से अपने प्रत्याशी को उतारा है, ये साफ हो चुका है कि वो एक बड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से आने वाले, इससे पहले जो लोकसभा रहा उसमें बसपा कहीं दिखाई नहीं दी, उसके बाद अब उपचुनाव है, उसको लेकर मायावती एक बार फिर से सक्रिय हुई हैं। चाहे उन्होंने फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाए हो या फिर वो लगातार जो बैठकें कर रही हैं, और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उन्होंने अपने प्रत्याशियों को अलग अलग जगह से फिर से उतारा है। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से वो वही मुहिम शुरू करती हुई देखी जा रही है जो पहले उनकी चलती थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक समय में बीएसपी का एक वर्चस्व रहा है, बीएसपी काफी आगे रही है। उसको लेकर देखिए, अब लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसको देखते हुए अब हर कोई दमखम के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें बीएसपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा, वहीं अब जिस तरीके से बीजेपी की भी बैठकें चल रही हैं, लगातार सपा भी अपनी बैठकें कर रही है। ये साफ हो चुका है कि उपचुनाव में एक कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और इन सभी 9 सीटों पर एक बड़े पैमाने पर जीत हासिल करने के लिए हर कोई लड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ यहाँ का जो समीकरण है वो दिखाते हैं, किसकी क्या तैयारी है वो दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ पे बीजेपी की अपनी अलग रणनीति, यहाँ मंत्रियों और पदाधिकारी की जिम्मेदारी यहाँ पे तय की गई है कि किस क्षेत्र में कौन से लोग रहेंगे। बूथ लेवल तक के प्रबंधन को लेकर यहाँ पे निर्देश दिए गए और क्षेत्र में लगातार प्रवास करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा उन प्रभारी मंत्रियों को जिनकी यहाँ पे जिम्मेदारी तय हुई है। लोगों के बीच जाने के लिए कहा, चौपाल लगाने को कहा, उनकी समस्याएं सुनने को कहा और प्रभारी वाले जिलों में रहकर, यानी जहां चुनाव है वहां पे प्रभारी मंत्री रहेंगे और वहां के लोगों से डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे, उनके बीच उनकी समस्याओं को जानेंगे और वहीं पे मौजूद रहेंगे। तो मैनपुरी जिले के तहत करहल विधानसभा सीट आती है और बेहद हॉट सीट। ये चुनावी लिहाज से अखिलेश यादव ने 2022 में जीत दर्ज की करके वो विधायक यहां से बने थे। विधानसभा उस वक्त वो पहुंचे थे यहां से जीतकर, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव चूंकि कन्नौज से सांसद बन गए तो यहां से इस्तीफा देना पड़ा और अखिलेश के सांसद बनने के बाद करहल सीट खाली हुई। तो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट दिया है। तेज प्रताप सिंह यादव पहले मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और करहल सीट पर यादवों की बहुलता को देखते हुए सपा आश्वस्त है कि जीतेंगे। बीजेपी करहल सीट पे नई रणनीति बना के मैदान में उतरेगी। तो 2022 में समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी सीसामऊ से विधायक बने। इरफान सोलंकी लगातार कानूनी दांवपेच में फंसे रहे और इरफान को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। ये सीसामऊ विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां का समीकरण। सजा होने के बाद विधानसभा सदस्यता इरफान सोलंकी की चली गई और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट खाली हो गई जिस पे अब चुनाव होगा। तो सीसामऊ को सपा का मजबूत गढ़ भी माना जाता है और सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी को यहां से टिकट दिया है। और अगला नंबर आता है, एक एक सीट का समीकरण आपको बताएंगे। मझवा विधानसभा सीट, यहां पे ये सीट एनडीए के उम्मीदवार यहां से जीते। मझवा विधानसभा सीट पे एनडीए के उम्मीदवार जीते थे। निषाद पार्टी के मनोज कुमार बिंद विधायक चुने गए थे यहां से। 2024 में बीजेपी ने मनोज को भदोही से टिकट दिया और भदोही सीट से मनोज कुमार बिंद सांसद चुने गए, जिसके बाद यहां से क्योंकि सपा मझवा सीट पे कब्जे की कोशिश में है और अखिलेश यादव ने पीडीए के तहत उम्मीदवार उतारा है, पीडीए का फॉर्मूला सेट करके, और समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो बीजेपी ने अब तक
किसी का नाम फाइनल नहीं किया और मझवा सीट पे कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। तो फूलपुर विधानसभा सीट की बात करें, 2022 में बीजेपी से प्रवीण पटेल ने यहां पे जीत दर्ज की। 24 में बीजेपी ने प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा, यानी लोकसभा चुनाव के, और लोकसभा चुनाव में प्रवीण पटेल जीतने में सफल रहे। वो लोकसभा पहुंचे और प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई। सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार घोषित किया है। यहां से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के संभावित उम्मीदवार से मुकाबला कड़ा होने की पूरी संभावना है। और इसी तरह से अगली सीट है मीरपुर, और यहां पे मीरापुर सीट की बात अगर करें तो आरएलडी का यहां पे दबदबा है। विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी का गठबंधन था 2022 में, और 2024 में आरएलडी बीजेपी की सहयोगी दल बन गई, यानी गठबंधन बदल गया, आरएलडी उस तरफ चली गई। और 24 में आरएलडी ने चंदन को बिजनौर से टिकट दिया, और चंदन चौहान बिजनौर से जीत दर्ज करने में कामयाब भी रहे। सांसद बनने के बाद मीरापुर विधानसभा सीट खाली हो गई और माना जा रहा है कि आरएलडी अपने उम्मीदवार को यहां से उतारेगी और सपा मीरापुर सीट पे मुकाबला कड़ा मान रही है। और अब गाजियाबाद सदर सीट की अगर बात करें तो यहां विधानसभा सीट पर बीजेपी काफी मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी के मजबूत किले के रूप में यह सीट मानी जाती है। 2022 के चुनाव में अतुल गर्ग ने यहां से जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अतुल को टिकट दिया, अतुल गर्ग को टिकट दिया चुनाव में, और 24 में अतुल गर्ग जीत दर्ज करने में कामयाब भी रहे। और अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई, जहां पे अब विधानसभा उपचुनाव होगा। सपा और कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी दावेदारी है यहां पे। तो बीजेपी एक बार फिर भगवा लहराने की कोशिश में है। तो खैर, विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां के समीकरण की अगर बात करें, 2022 में अनूप वाल्मीकि बीजेपी के टिकट पे यहां से चुनाव जीते। लोकसभा चुनाव में हाथरस सीट से उम्मीदवार बनाया अनूप वाल्मीकि को। तो खैर, विधानसभा सीट का यह समीकरण, बीजेपी से अनूप वाल्मीकि जीत दर्ज करने में सफल रहे, वो लोकसभा पहुंचे। सांसद बनने के बाद खैर विधानसभा सीट खाली हुई, जहां पे अब चुनाव होगा और अब इसे जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश की जा रही है। सपा बीजेपी के किले में सेंधमारी की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश इस सीट को जीतने की है। और अगला नंबर है कुंदर की विधानसभा सीट का, जो 2022 में सपा के जियाउर रहमान यहां से विधायक बने, और जियाउर रहमान ने संभल से लोकसभा चुनाव लड़ा था, यानी उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, और जियाउर रहमान ने संभल सीट से जीत दर्ज की, जिसके बाद यह सीट खाली हुई। और सांसद बनने के बाद कुंदर की विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिसपे अब चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी का इस इलाके को इससे गढ़ माना जाता है, और कुंदर की जीतने के लिए बीजेपी ने भी रणनीति बनाई है, और बीजेपी पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनावी मैदान में है। 2022 के बाद अब उपचुनाव की ये बारी। तो कटेरी सीट से अगर यहां की बात करें, लालजी वर्मा ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा,